हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिग्री। एलिग्री जिसे रूपक कहा जाता है। रूपक जिसका प्रयोग किसी कहानी, कविता या किसी पिक्चर किसी भी रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी टॉपिक को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के उसके छिपे हुए अर्थ को समझाने का प्रयत्न किया जाए, तब एलिग्री का प्रयोग किया जाता है। An allegory is a story, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning. Allegory एक कहानी, एक कविता और एक पिक्चर है जिसमें किसी छिपे हुए अर्थ को समझाने की, उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। उसकी व्याख्या की जाती है, टिपिकली अ मोरल और पॉलिटिकल वन। मुख्यतः ये जो टॉपिक होते हैं जिसके अर्थ को बनाने की, बताने की व्याख्या की जाती है एलिग्री में, वो नैतिक या फिर पॉलिटिकल होते हैं। It uses symbolic characters, events and setting to represent abstract ideas or moral principles. ये जो एलिग्री होती है, एलिग्री में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। और प्रतीक कैसे? प्रतीकात्मक यहाँ पर चरित्र होते हैं, घटनाएं होती हैं और सेटिंग होती है। ऐसी सेटिंग, चरित्र और घटनाओं का यहाँ पर प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि किसी अमूर्त और निराकार विचार को या फिर नैतिक सिद्धांत को व्याख्या करता है, नैतिक सिद्धांत की व्याख्या करता है। उसके लिए एलिग्री का प्रयोग किया जाता है। अभी आगे आप जब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। डेफिनेशन ब्रेकडाउन देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे सिंबॉलिक नैरेटिव। सिंबॉलिक नैरेटिव मीन्स यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में एलिग्री का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसी के साथ इसका वर्णन किया जाता है, यानी एलिग्री का प्रयोग करते हुए यहाँ पे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, उसी को एलिग्री कहते हैं। Allegories use symbolism to represent abstract ideas or moral principles. Allegories use symbolism to represent abstract ideas and moral principles. ये जो एलिग्रीज होती हैं, ये सिंबलिज्म इसमें यूज किया जाता है। सिंबलिज्म मीन्स प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया जाता है टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और मोरल प्रिंसिपल्स। एलिग्री के द्वारा नैतिक सिद्धांतों और निराकार विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रतीक की माध्यम से ही चीज़ों को क्लियर किया जाता है, विचारों को, और जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जो नैतिक सिद्धांत हैं या दार्शनिक विचार और अवधारणाएं हैं, उनको स्पष्ट किया जाता है, उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। सेकंड है डुअल मीनिंग। They have a surface level story and a deeper, often hidden meaning. ठीक है, जो एलिग्री होती है वहाँ पे दो अर्थ होते हैं, जिसमें कि जो कहानी होती है उसमें एक सरफेस लेवल पे स्टोरी चल रही होती है और उसी के साथ साथ उसका एक डीपर मीनिंग भी वहाँ पे होता है, जो कि अधिकांशतः प्राय वो क्या होता है, छिपा हुआ होता है। यानी कि जो एलिग्री है, कोई भी स्टोरी है, नोवेल है, कई बार अगर वहाँ पर एलिग्री का प्रयोग किया गया है तो वहाँ दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं। एक होता है जो कि सरफेस लेवल पे चलता है, सरफेस लेवल पे चलता है यानी जो साधारण रूप में दिख रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा अर्थ है जो कि छिपा हुआ है और उसे प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे एलिग्री के अंदर दी जाती है। थर्ड है पर्पस। एलिग्रीज एम्स टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज और मैसेज इन अ मोर एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग वे, ऑफन थ्रू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो एलिग्री का जो उद्देश्य होता है वो बहुत जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, यानी जटिल जो विचार होते हैं और जो ऐसे संदेश होते हैं जिन्हें समझना आम लोगों के लिए सरल नहीं होता है, या फिर बहुत ही कठिन चीज़ों को भी एलिग्री के द्वारा साधारण प्रतीकों का प्रयोग करके, सिंबल्स को यूज़ करके, उसको जटिल विचारों को और जो जटिल संदेश हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको बहुत ही सरल रूप में, मोर एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग में, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक, सरल और आकर्षक रूप में उसको प्रेजेंट किया जाता है, ऑफन थ्रू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए अधिकतर प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रतीकों का प्रयोग करते हुए ही एलिग्री के द्वारा जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं और जो मैसेज होते हैं उनको कन्वे किया जाता है, उनका प्रकटीकरण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको देख लेते हैं, वो छोटे रूप में ही समझाया गया है। इन एसेंस, an allegory is a powerful tool for writers and artists to explore complex ideas and themes in a captivating and thought-provoking way.
तो अगर हम सरल तौर पर साधारण भाषा में सारांश के तौर पे देखें तो एलेगरी एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है राइटर्स के लिए और एक्टर्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो आइडियाज़ होते हैं, जो जटिल विचारधारा होती हैं, विचार होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, उनको बहुत ही सुंदर, मनमोहक, सरल और आकर्षक रूप में वो लोगों तक पहुंचाते हैं, इनवाइटिंग द ऑडियंस टू डाइव डीपर इनटू द मीनिंग बियॉन्ड द सरफेस लेवल नैरेटिव। जो कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसके द्वारा श्रोताओं को जो कार्य वो देख रहे हैं सरफेस लेवल पे, जो वर्णन वो किसी कहानी का देख रहे हैं, उसके अलावा उसका जो गहराई में जो अर्थ निकलता है उसको समझने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एलिग्री देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एनिमल्स फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। देखिए जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क है एनिमल्स फॉर्म, जिसमें बहुत से एनिमल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर एनिमल्स के ग्रुप में भी कुछ अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर ये कहानी उन्होंने लिखी, जो कि लोगों के समूह यानी एक जैसे लोग होते हैं, फिर भी यहाँ पे परिवारवाद होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको ये दिखाता है। तो एनिमल्स फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, this novella is a political allegory where animals on a farm represent figures and events of the Russian Revolution, criticizing totalitarianism। तो यहाँ ये जो नोवेला है ये पॉलिटिकल एलिग्री है, जहाँ पर एक फार्म है, फार्म के अंदर बहुत से एनिमल्स रहते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन को, यानी रशिया में होने वाली क्रांति को, जिसमें वहाँ लोगों का, वहाँ घटनाओं का, किस तरह से वो घटनाएं रहीं, किस तरह से लोगों का व्यवहार रहा, ये सारी ही चीज़ें एनिमल्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट की गई है, जो कि क्रिटिसाइज करता है टोटलिटेरियनिज्म को। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है, यानी एक ऐसी हम कहेंगे कि जहाँ पे अधिनायकवाद होता है। अधिनायकवाद यानी जो सत्ता होती है किसी एक ही हाथ में होती है और वो अपने ही तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसमें जॉर्ज ऑरवेल ने टोटलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज किया है, इसकी आलोचना की है, जिसके तौर पर उन्होंने उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन को दिखाया, उससे जुड़े लोगों को दिखाया, घटनाओं को दिखाया, अधिनायकवाद की आलोचना की, और इसके लिए उन्होंने एनिमल्स को अपना एक यहाँ पे क्या बनाया, एनिमल्स को ही उन्होंने प्रतीक बना लिया। उन्होंने एनिमल्स को प्रतीक बनाया और एनिमल्स को प्रतीक बनाते हुए उन्होंने अपने टॉपिक को, अपनी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। तो सेकंड वर्क है द पिलग्राइम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान। ये जो वर्क है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है जॉन बनियान का, द पिलग्राइम्स प्रोग्रेस। जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, पिलग्राइम्स प्रोग्रेस यानी जो तीर्थ यात्री होते हैं उनकी जो प्रगति होती है, ये इसका वर्क का मीनिंग हो जाता है, तीर्थ यात्री की प्रगति। तो इसमें जॉन बनियान ने एलेग्री कैसे यूज़ की है और क्या वो कहना चाहते हैं। दिस क्रिश्चियन एलेग्री डिपिक्ट्स अ कैरेक्टर्स जर्नी टुवर्ड्स सैल्वेशन। तो ये जो क्रिश्चियन एलेग्री है, सबसे पहले कि ये क्रिश्चियन एलेग्री है जो कि डिपिक्ट करती है कैरेक्टर्स जर्नी टुवर्ड्स सैल्वेशन, यानी कि जो तीर्थ यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री की मोक्ष के प्रति, मोक्ष के लिए जो यात्रा होती है उसको इस वर्क के अंदर डिपिक्ट किया गया है। यानी कि जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो भगवत प्रेमी होते हैं, भगवान को चाहते हैं और अपने जीवन में वो जीवन को पूरा करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो जो यात्रा होती है वो किस तरह से होती है। और इसके अंदर विद वेरियस लोकेशन एंड एनकाउंटर्स रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन, जिसमें कि वो बहुत सारी लोकेशंस का और इनकाउंटर्स का प्रयोग करके ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जब आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, आध्यात्मिक पथिक बनते हैं, तो किस तरह की परीक्षाएं आती हैं उन यात्रियों की, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी किस तरह की परीक्षाएं आती हैं, कैसे उन्हें परखा जाता है और किस किस तरीके के प्रलोभन उनके सामने आते हैं, जिससे कि वो अपने मार्ग से भटक जाएं और भटक कर वो इसी संसार में उलझे रहें। तो इस तरह से उनके लिए जो मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाता है। तो इस वर्क के अंदर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि जॉन बेनिया ने लिखा है, यहाँ पर ये एलेग्री की तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वर्क है द टर्टोइस एंड द हेयर। टर्टोइस एंड द हेयर, कछुए और खरगोश की एक कहानी। दिस फैबल from Aesop's collection use a race between a tortoise and a hare to teach the importance of perseverance and hard work। ये जो कहानी है, ये कछुए और खरगोश की जो कहानी है, ये एसोप्स की कलेक्शन से ली गई है, जो कि एक दंत कथा है, जो कि एक फेबल है, जिसमें एक रेस को कछुए और खरगोश के बीच रखा जाता है, जो इस चीज़ को दर्शाता है
कि आप जब लगातार कोई कार्य करते रहते हैं, आप जब बिना रुके, बिना ठहरे किसी भी कार्य को करते रहते हैं और लगातार परिश्रम करते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य में आप सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए हार्ड वर्क करना होता है और प्रिजर्वेंस बनाए रखना होता है, यानी कि उस कार्य को लगातार दृढ़ता के साथ में करना होता है। और इसी का महत्व बताने के लिए एसोप्स ने टर्टोइस और हेयर को एक एलेगरी के रूप में यूज़ किया है। यानी वो उनका जो मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य था कि लगातार जब आप किसी चीज़ को करते हैं, उसमें जब मेहनत करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक निश्चित ही पहुंचते हैं। तो इस बात को वो सीधा सा भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, उसको आकर्षक रूप में बनाने के लिए, आकर्षक रूप में समझाने के लिए, सुलभ तरीके से समझाने के लिए उन्होंने टर्टोइस और हेयर की जो स्टोरी है उसको क्रिएट किया। और तब उन्होंने एलेगरी के रूप में टर्टोइस और हेयर को यूज़ करते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे सामने रखा, ओपिनियन को उन्होंने अपने को डिपिक्ट किया, कन्वे किया। तो यदि आपको ये टॉपिक, ये जो आपको पढ़ाया गया है समझ आया और आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए लिटरेरी टर्म्स का एक कंप्लीट आपको मैटर चाहिए, जो कि एम एच अब्राम्स का हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ आपको कंप्लीट लिटरेरी टर्म्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।